नाज़रीन, वही हुआ जिसका डर था। SOPs पर अमल हुआ, ना हिफाजती तदाबीर इख्तियार की गई, ना मास्क पहने जा रहे हैं, ना ग्लव्स और ना ही सैनिटरी जो सैनिटाइजर्स है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और सबसे ख़तरनाक बात यह है कि समाजी फासले के बजाय बाज़ारों में लोगों का इंतहाई रश और बड़े ख़तरे को दावत दे रहा है। लाहौर, कराची समेत कई शहरों में बाज़ारों में वो एहतियाती तदाबीर नहीं नज़र आ रही जिनका वादा किया गया, और अब इसीलिए सख्त फैसले किए जा रहे हैं। अहकामात पर अमल दरामद के लिए कानून भी हरकत में आ रहा है। आज कराची की कई मार्केट्स खुलने के तीसरे रोज ही बंद करा दी गई। SOPs की पाबंदी न करने पर ज़ैनब मार्केट, मदीना मॉल, गुल प्लाजा, विक्टोरिया मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट को इंतजामिया ने ताले लगा दिए। इंतजामिया की इस कार्रवाई के जवाब में ताजरों की जानिब से एहतजाज भी किया गया था। दूसरी जानिब ताजर रहनुमा इंतजामिया के फैसले के साथ खड़े दिखाई देते हैं। ताजर रहनुमाओं का कहना है कि SOPs पर अमल के साथ ही कारोबार खोला जाना चाहिए। गलती ही लोगों की एहतियात नहीं की जा रही। दूसरी जानिब कोरोना के केसेस इंतहाई तेजी से बढ़ रहे हैं। आज सिंध में 731 नए केसेस सामने आए हैं, जिनमें से 585 का ताल्लुक सिर्फ कराची से है, और ये तादाद एक दिन में कराची में अब तक सबसे ज्यादा है। और वज़ीर आला मुराद अली शाह ने यह भी बताया कि कराची के कौन कौन से इलाके कोरोना से ज्यादा मुतासर हुए हैं। जिला शर्की से 140, जिला जनूबी में 127, मलीर 116 और जिला वस्ती में कोरोना के 85 केसेस सामने आए। कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए सिंध हुकूमत की जानिब से एक नया कानून भी नाफिज कर दिया गया, जिसके मुताबिक लॉकडाउन और SOPs की खिलाफ वर्जी करने वालों को 10 लाख रुपए तक के जुर्माने किए जाएंगे। लेकिन मामला सिर्फ कराची की हद तक महदूद नहीं है नाज़रीन। बाजारों और दुकानों की सूरत हाल ने पूरे मुल्क में खतरे की घंटी बजा दी। SOPs की खिलाफ वर्जी के मनाजिर पूरे पाकिस्तान में सामने आ रहे हैं। मुल्क की तकरीबन सभी मार्केटों में समाजी फासला नजरअंदाज हो रहा है, और आवाम के अदम ताउन की वजह से ऐसे खदशात जन्म ले रहे हैं कि अगर आवाम और ताजर SOPs पर अमल नहीं करेंगे तो दोबारा एक बार फिर लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से तो आज बाकायदा कह भी दिया गया कि जिन मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जी हो रही है उनको बंद किया जाएगा। और गुज़िश्ता रोज भी पंजाब के वजीर सनत मियां असलम इकबाल ने कहा था कि ताजरों ने चंद पैसों की खातिर लोगों की जिंदगियां दाव पर लगा दी है। इचरा, टाउनशिप और अनारकली बाजार की विड़खें तो खौफ आता है। असलम इकबाल की तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में भी मार्केट्स में हिफाजती इकदामात को नजरअंदाज किया जा रहा है। नाज़रीन, आपको बताएं कि SOPs पर अमल करते लोग नजर नहीं आ रहे, इसीलिए बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर पाबंदी ना की गई तो सील कर दी जाएंगी। जानिब नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के सरबराह असद उमर ने भी वबा फैलने का खदशा जाहिर किया। NCO के इजलास में बताया गया कि ईद की वजह से बाजारों में रश बढ़ गया। आवाम की सहूलत के लिए लॉकडाउन में नरमी की गई है, लेकिन वबा के फैलने का खतरा बदस्तूर मौजूद। दूसरी जानिब से हुकूमती इकदामात पर तनकीद का सिलसिला जारी है। आज कौमी असम्बली में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कोरोना पर हुकूमती कारकर्दगी पर कई सवालात उठाए। सुनिए, सूरत हाल यह है कि लॉकडाउन में नरमी के बाद आज एक ही दम 2200 से ज्यादा अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई, जिसके बाद मुतासरीन की तादाद 35,000 से तजावुज कर चुकी है, और मजीद 31 अमवात के बाद अमवात की मजमूई तादाद 737 हो गई है। मार्केट्स में SOPs की खिलाफ वर्जी और इस पर हुकूमती एक्शन पर बात करने के लिए सबसे पहले तो आपको लिए चलते हैं कराची, और हमारे नुमाइंदे जो कि आज शाम से रिपोर्ट कर रहे थे कि एग्जैक्टली ऐसी कौन सी खिलाफ वर्जियां की जिस पे उन मार्केट्स को सील किया गया। तो नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदे शाहनवाज कादरी। कादरी साहब, ये बताइएगा कि एग्जैक्टली ये इन दुकानों में, इन मार्केट्स में किस तरह की खिलाफ वर्जी हो रही थी? क्या क्या वो ऐसी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो नजरअंदाज की गई, जिसके बाद इनको सील किया गया? देखिए, शहर कराची की जो माशी सरगर्मियाँ बहाल हुए, आज तीसरा रोज़ है, और इसी बात पर फैसला हुआ था कि जो SOPs पर अमल करते हुए उन मार्केट्स को खोला जाएगा। लेकिन देखने में यह है कि शहर की जो मुख्तलिफ मार्केट्स हैं वहाँ पर SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा है। ताजिरों और हुकूमत के दरमियान ये फैसला हुआ था कि SOPs ये तय की गई थी कि जो कस्टमर्स हैं उनको सैनिटाइज़र, जो ग्लव्स फराम किए जाएंगे, मास्क का इस्तेमाल ज़रूरी होगा, और जो समाजी फासला है वो अख्तियार किया जाएगा। दुकान के अंदर जो है 3 से ज़ायद सेल में नहीं रखे जाएंगे, और कोशिश की जाएगी जो फैमिली का जो मेंबर होगा वो एक दुकान के अंदर दाखिल होगा, बाकी जो है बाहर के खड़े जो है बाहर रहेंगे। लेकिन ये शहर की मार्केटों में होता हुआ नज़र नहीं आया। आज जो है AC सदर की जानिब से मुख्तलिफ मार्केट का जो है दौरा किया गया, और उस दौरान उन्हें ज़ैनब मार्केट को विजिट किया। यहाँ पर जो है समाजी फासले का ख्याल नहीं रखा जा रहा था, तो इसको जो है फौरी तौर पर सील कर दिया
किया। इसके सामने इंटरनेशनल मार्केट है, उसको सील किया गया है। विक्टोरिया मार्केट है, उसको सील किया गया है। इसके साथ ही जो है जैनब मार्केट के साथ ही जो है एक मदीना सेंटर बना है, उसको सील किया गया है। हमारी एसी सदर से बात हुई, वो कहते हैं कि यहाँ पर बिल्कुल ख्याल नहीं रखा गया था SOPs का, और यही ताजरों से डिसाइड हुआ था कि अगर SOPs का जो है ख्याल नहीं रखा गया तो मार्केटें सील कर दी जाएंगी। यहाँ पर इस कार्रवाई के बाद जो है सदर में वाक़ गुल प्लाजा वो भी जो है सील कर दिया गया है। तो शहर में इस वक्त जो है SOPs का ख्याल नहीं रखा जा रहा है, और जब यहाँ पर भी AC सदर अपनी टीम के हमरा पहुँचे और उन्होंने मार्केट को सील करने की कोशिश की, तो यहाँ के जो दुकानदार थे वो मुश्तइल हुए, और मीडिया नुमाइंदगान और इंतज़ामिया के साथ जो टीम आई थी उससे भी बदतमीज़ी की गई। ताहम किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया, तनबीह देकर छोड़ दिया गया है। हमारी जो कमिश्नर साहब से बात हुई, वो कहते हैं कि जो SOPs पे मार्केट अमल नहीं करेगी वो इंतज़ामिया के खिलाफ भी कार्रवाई कर सकते हैं और मार्केट को भी सील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अपडेट किया। पूछ लेते हैं, ताजा रहनुमा हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछ लेते हैं कि जनाब SOPs पे अमल क्यों नहीं हुआ। जमील पराचा साहब, शुक्रिया सर। आपने मुतालबा एक दफा नहीं, आपने कई दफा किया। आपने कहा हम हंगर स्ट्राइक पर चले जाएंगे, हम वज़ीर आला हाउस के सामने जाके बैठ जाएंगे, न जाने क्या क्या। आप कहते थे दुकानें हमें खोलने दो। आपसे कहा गया कि SOPs पर अमल नहीं करा पाएंगे, वही हुआ जिसका डर था। अब जिम्मेदार कौन है इसका? आप जिम्मेदार नहीं है, जिद पे थे आप, बजिद थे कि दुकानें खोलने दें। अब अगर लोगों की जिंदगी को कुछ होता है पराचा साहब, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा फिर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये एक बात को खाली पकाया जा रहा है। अगर मुकम्मल तौर पे देखा जाए तो SOPs पर अमल हो भी रहा है। ऐसा नहीं है कि SOPs पर अमल नहीं हो रहा। कराची कोई छोटा शहर नहीं है, कराची बहुत बड़ा शहर है। कराची में सिर्फ अगर हम सदर का इलाका चुन लेंगे और वहाँ सारी SOPs वहाँ जमा करा के दिखा दी जाएगी तो ये मुनासिब बात नहीं है। आप कराची के दूसरे इलाकों में क्यों नहीं जाते? मलीर, लांडी, करंगी, शाह फैसल कॉलोनी, पापोश, ये हाँ, तो ये सारे इलाके हैं, ये सब जगह SOPs पर अमल हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ SOPs पर अमल नहीं हुआ, मैं आज खुद जाके कमिश्नर साहब से मिला हूँ। कमिश्नर साहब ने मुझे बुलाया था, हमसे बातचीत हुई है। कमिश्नर साहब ने कहा कि हम आज आप अपना किसी भी तरह आप ऐलान करें कि ये लोग अपने SOPs पर अमल करें और लोगों से अमल करवाएँ। इसके अलावा हम कल से कार्रवाई, मैंने कहा कमिश्नर साहब हम आपके साथ शामिल होकर ये कार्रवाइयाँ करवाएंगे। लेकिन जब देखा गया जैसे ही कमिश्नर साहब के साथ हमारी मीटिंग खत्म हुई है, क्या हिदायत? पहले बात सुने, बतौर ताजर आपकी दुकान में अगर कोई ऐसा शख्स गुस्सा है जो SOP पर अमल नहीं कर रहा, तो आपके लिए क्या हिदायत है? आपको क्या करना होगा उस पर? देखें, मेरी बात सुने, हमें हिदायत तो जब उस पर अमल होगा ना, जब वो लोग बास आएंगे घुसने से। इसके साथ हमने आज कमिश्नर साहब से भी कहा है, और वैसे भी मैं कह रहा हूँ, इसमें हमें इंतज़ामिया की सख्त तरीन ज़रूरत है। हम अपनी दुकानों पे तमाम SOPs पर अमल कर रहे हैं। जो आने वाला ग्राहक है वो नहीं मान रहा। एक जम्मे गफ़ीर है, 3 करोड़ 75 लाख की आबादी का शहर है। इसमें अगर आपने चंद घंटे दिए हुए हैं और फिर महदूद दिन दिए हुए हैं, तो किस तरह से लोग अपने आप को रोक पाएंगे? जबकि वहाँ अफवाहें भी सरगर्म है कि 1-2 दिन में कारोबार बंद होने वाला है, 1-2 दिन में। तो लोग चाह रहे हैं कि जो भी हो हम अभी करके शॉपिंग करके साइड हो जाए। ऐसा हमने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है। हम बार बार लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि आप लोग अपने खुदा के लिए जो है ना, अपनी भी जान की फ़िक्र करें, हमारी भी जान की फ़िक्र करें, सबकी जानों की फ़िक्र करें। आज मैंने काफ़ी हद तक मार्केटों में एलामिया जारी करे हैं, कंट्रोल किया है हमने उसको, लेकिन हमने देखा ये कि फिर वो 4-5 मार्केटें सील कर दी गई थे और बजिद थे, और आप कहते थे कि हम धरना दे देंगे, वज़ीर आला हाउस के सामने जाके बैठ जाएंगे, न जाने क्या क्या। तब आपके ज़हन में नहीं था पराजा साहब के SOPs पर अमल कराना मुश्किल होगा, आपका काम नहीं है? हमारे ज़हन में था, हमने जब भी ये बात कही थी, शायद आपको अली भाई जी शायद आपके इल्म में हो, हमने ये भी कहा था कि इस पे जब तक आप 24 घंटे का टाइम नहीं देंगे हमें, ये महदूद दिनों के अंदर अगर आप 24 घंटे कारोबार खोल देंगे तो फिर ये इतने रश से हम बच जाएंगे। इस कदर रश जो पड़ रहा है ये सिर्फ महदूद टाइम की वजह से हो रहा है। देखें, सुबह 8 बजे कोई नहीं उठता, कोई रमजानों में निकल के घरों से बाहर नहीं आता। 12 बजे लोग 12 बजे के बाद घर से निकलते हैं, उनके बाद 4 घंटे में जो लोगों का हजूम हो रहा है उसे हमें भी रोकना मुश्किल पड़ रहा है। तो इसके साथ हमें इंतज़ामिया की भी ज़रूरत पड़ेगी, और हमें ये भी हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि इस टाइम को बढ़ाया जाए। इस टाइम को अगर बढ़ाया जाएगा तो ये रश टूट जाएगा। और अभी 3 दिन अभी हमारे पास छुट्टी के हैं, जुम्मा हफ्ता इतवार में 3 दिन इंतज़ामिया हमारे साथ मीटिंग्स करके कोई स्ट्रेटजी बनाए, और हम उसके जब पीर से हमारा कारोबार दोबारा शुरू हो तो पता चले कि वो एक नए मरहले में नए तरीके से कारोबार शुरू हो रहा है।
तो अब तो रश ज्यादा बढ़ेगा, पीर से मतलब ईद और करीब आ जाएगी, लोग शॉपिंग के लिए निकलेंगे। तो मुझे ये बताएं कि आपको रिस्पांस कैसा मिल रहा है प्रजा साहब इंतजामिया की तरफ से? देखें, इंतजामिया तो मार्केटों में है ही नहीं अभी फिलहाल। आए हैं ये अच्छा। आज इन मार्केटों का रुख किया है तो सिर्फ मार्केटें सील की हैं, तो ये तरीक़ेकार नहीं है ना। देखिए, तरीक़ेकार ये है कि हम चाहते हैं कि हम मिल के चलें। हमारे साथ जब भरपूर ताउन की यकीन दयानी कराई है, हमने भी भरपूर ताउन की यकीन दयानी कराई है। हम तो खुद कह रहे हैं जो SOPs पर अमल नहीं करेंगे हम उनकी दुकानें खुद खड़े होकर सील कराएंगे। तो फिर आप हमारे साथ ताउन करते हुए हमारे साथ मिल के चलें। ऐसा नहीं है कि आप आए और आके आपने कोई भी आपने जैसे हमसे आज वादा किया था, कमिश्नर साहब ने कहा था कि आज का दिन हम आपको छूट दे रहे हैं, कल से हम कार्रवाइयाँ डालेंगे, हमने उसको भी एग्री किया था। तो आज एलामी हमने जारी किया, कल से आप अपने आप को बूस्ट कर लें। छूट दिया कमिश्नर साहब ने, उनको कोरोना ने आके बताया था कि आज वो किसी को नहीं लगेगा, मतलब कमाल की बात कर रहे हैं कमिश्नर साहब भी। नहीं, वो कह रहे हैं आज के दिन की छूट है, आज जो करना है कर ले। नहीं, छूट से मुराद ये नहीं थी। मेरा मकसद ये है, छूट से मुराद ये है जहाँ जहाँ हम बेज़ाब्तगियाँ देख रहे थे हमने जाके ऐलान किया है कि आप लोग ये आज से ख़त्म कर दें ये चीज़ें, वरना कल से आपकी मार्केटें सील कर दी जाएंगी। ये हमने बात की है और मुख्तलिफ कराची की मुख्तलिफ मार्केटों में बात फैलाई। बहुत बहुत शुक्रिया प्रजा साहब, आपने मैं वक्त दिया। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद नाज़रीन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जाती है। कहा जाता है कि इतने की चोरी हुई, चोरी पकड़ दी नहीं जाती। वो पैसा कहाँ है जो मुल्क से चुराया उन लुटेरों ने? इस वक्फे के बाद बात करें। नाज़रीन 42 मिनट 55 सेकंड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, 17 मिनट 34 सेकंड तक बात की, 25 मिनट 21 सेकंड तक सहाफ़ियों के सवालों के जवाब दिए। मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब ने आज फिर शहबाज शरीफ पर इल्ज़ामात लगाए, कुछ एतराफ़ किए और कुछ मुतालबात भी किए। एतराफ़ात उस बात का किया गया इनके बस में इल्ज़ामात लगाना ही है, ना तो वो मुलज़िमों के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं ना वो रकम वापस ला सकते हैं, जबकि इसका ढिंढोरा खूब पीट सकते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी नैब ने करनी है, केसेस नैब ने चलाना है और अदालत में चलना है। रही बात साबित करने की, तो जब केस चलेगा तो फिर सबूत भी पेश कर दिए जाएंगे। शहजाद अकबर ने बताया कि शरीफ खानदान के मुलाजमीन के नामों पर कंपनीज और अकाउंट्स बनाए गए, जिसमें 17 अरब रुपए की ट्रांजैक्शन सबूत मिले। अकबर इससे पहले शहबाज शरीफ पर TTs के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम भी लगा चुके हैं, लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए मुख्तलिफ थी कि इसमें उन्होंने 3 मुतालबात भी किए। नैब से उन्होंने ये मुतालबा किया कि केस तैयार है, अदालत में पेश किया जाए। अदालत से उन्होंने ये मुतालबा किया कि 6 माह में फैसला सुनाया जाए, और फिर ये मुतालबा पता नहीं किससे किया, शहजाद अकबर साहब ने, कि शहबाज शरीफ का नाम ECL में डाला जाए, हालांकि वो खुद हुकूमत है। अदालत से जल्द फैसला सुनाने के लिए दरख्वास्त हुकूमत अदालत में दायर कर सकती है। शहबाज शरीफ का नाम ECL में भी हुकूमत खुद डाल सकती है। शहजाद अकबर वज़ीर आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए एहतसाब है, जो काम करने हुकूमत ने हैं, शहजाद अकबर ने कहने पर जो है वो हुकूमत से कह रहे हैं उल्टा कि वो करे, मतलब वो खुद हुकूमत में है और हुकूमत से कह रहे हैं। फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये मुतालबात कर किससे रहे थे? हुस्न नवाज ने भी सवाल उठाया कि शहजाद अकबर को किसने इख्तियार दिया कि वो नैब को हिदायत दें। हुस्न नवाज की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, शहजाद अकबर के पास सबूत होते तो वो अदालत। शहजाद अकबर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस इससे पहले होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस का तसलसल थी, क्योंकि वो तसलसल से ये दावा कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के ठोस हुकूमत अपोजिशन पर करप्शन के इल्जाम लगाती है, ये तक बताती है कि कितनी रकम की करप्शन की गई, लेकिन इल्जामात लगाने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद खामोशी इख्तियार कर लेती है। अब तक के इल्जामात में जितनी रकम की करप्शन का दावा किया गया है नाजरीन, वो अगर आप जमा करें तो 7,967 रुपए बनते हैं। तो अरबों डॉलर की वो करप्शन है जो हुकूमती बयानात से बरामद होती है, और ये करप्शन माजी में की गई, लेकिन जब से तहरीक इंसाफ खुद हुकूमत में आई है, तकरीबन 2 साल के अरसे में 8 स्कैंडल इनके दौरे हुकूमत में सामने आ चुके हैं। इसके इजाफी बिल, आप सोचें, गैस के इजाफी बिल वसूल करने का स्कैंडल, अद्वियात की कीमतों में गैर कानूनी इजाफे का स्कैंडल, GIDC स्कैंडल, आटा स्कैंडल, चीनी स्कैंडल और तवानाई कंपनियों का स्कैंडल। 2019 के आगाज में गैस के 32 लाख सार्फिन को 50 करोड़ रुपए के करीब इजाफी बिल भेजे गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने इसका नोटिस भी लिया। साबिक वज़ीर पेट्रोलियम ने भी गलती तस्लीम की थी। साबिक मुशीर इत्तलात फिरदौस आशिकावान ने भी बेज़ाब्तगियों का एतराफ़ किया था, वादा किया था कि जिन
सारिफीन को इजाफी बिल भेजे गए हैं उनका अजाला किया जाएगा और अब तक 50 करोड़ में से सिर्फ 5 करोड़ रुपए की रकम जो है वो वापस आई है। इसी तरह गुज़िश्ता साल अप्रैल में दवाओं की कीमत में भी 400% तक इजाफा हुआ और इसमें वजीर सेहत आमिर क़यानी की कोताही सामने आई थी और इन्हें हटाया गया था। लेकिन दवाओं की इजाफी कीमत की मद ने अवाम की जेब से कितनी रकम लूटी गई, ना तो इसका कोई हिसाब दिया गया और ना लूटने वालों को किया गया। इसके मंसूबे लगाने के लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत ने एक टेस्ट लगाया था, GIDC यानी गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट टैक्स। ये जो टैक्स था नाज़रीन आपको बताएं कि फर्टिलाइजर कंपनीज पर लगाया गया था, टेक्सटाइल कंपनीज पर भी लगाया गया था, CNG सेक्टर पर लगाया गया था, बिजली बनाने वाली कंपनीज पर लगाया गया था। सनतकार आवाम से तो ये टैक्स ले रहे थे लेकिन हुकूमत को जमा नहीं कराया। फिर आई तहरीक इंसाफ की हुकूमत, सनतकारों को इस टैक्स की मद में 300 अरब रुपए यूं माफ कर दिए जैसे हुकूमत का जाती पैसा था। स्कैंडल सामने आने के बाद ये फैसला वापस ले लिया गया। फिर आटा और चीनी महंगी होने का स्कैंडल आया। इसकी तहकीकात में वफाकी वजीर खुसरो बख्तियार और तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन का नाम भी आया। इस स्कैंडल में 100 अरब रुपए की चीनी स्कैंडल के जिम्मेदारान का तयन करने के लिए एक फॉरेंसिक रिपोर्ट आई थी जिसका अभी तक कुछ पता नहीं। इसके बाद तवानाई कमीशन की रिपोर्ट आई तो मालूम हुआ बिजली पैदा करने वाले इदारों ने 415 अरब रुपए मुनाफा हासिल किया। बिजली पैदा करने वाली कंपनियां अपनी सरमायाकारी पर 40 से 80% तक मुनाफा कमाती रही। हुकूमत की मुद्दत में अब तक जितनी करप्शन के स्कैंडल सामने आए हैं नाजरीन, वो रकम जमा की जाए तो 1220 अरब रुपए बनती है। ये रकम अवाम की जेबों से लूटी गई है। लेकिन तहरीक इंसाफ ने इसमें से कितनी रकम वापस करवाई है, इस पर सवाल किया जाए तो जवाब में कहा जाता है कि देख रहे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, दस्तावेजात ले रहे हैं। हुकूमतों की 7000 अरब रुपए की करप्शन गिनवाने वालों के अपने 2 साला दौर में 1000 अरब की करप्शन और बेज़ाब्तियां सामने आ चुकी हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस नहीं लाया जा रहा। इस पर सवाल किया जाए नाजरीन तो कहा जाता है केस तो अदालत में साबित करना पड़ता है। नाजरीन यही है एहतसाब की हकीकत और यही है इंसाफ की हकीकत। इल्जाम लगाना बहुत आसान है, हुकूमत बखूबी ये कर भी रही है, लेकिन करप्शन की रकम अवाम की जेबों में वापस कब जाएगी, जवाब लेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ताकत अली अब्बासी साहब से। शुक्रिया भाई साहब आपके वक्त का। सर मुझे ये बताइएगा कि क्या आपका काम सिर्फ टेलीविजन पर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इल्जाम लगाना है, हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स बताना है कि इतने हजार अब चोरी हो गए, इतने हजार अब चोरी हो गए? ये पैसे आवाम के वापस किसने लाने हैं? अगर अदालती निजाम ठीक नहीं तो वो ठीक किसने करना है? नैब का कानून अगर नरम है तो वो ठीक किसने करना है? ये क्या किसी बाहर से किसी को मंगवाना पड़ेगा? सर आपकी गवर्नमेंट पिछले 2 सालों में कर क्या रही है इस सिलसिले में? अली साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात यह कि जो शहजाद अकबर साहब ने आज इल्ज़ामात लगाए, पता नहीं सारे पाकिस्तानियों को आज बड़ा गुस्सा आ रहा है, आपको क्यों नहीं आ रहा? वो जो इल्ज़ामात हैं कोई हवाई इल्ज़ामात नहीं है, वो इल्ज़ामात सब बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जिसमें मियाँ शहबाज शरीफ साहब के CM के होने के दौरान उनके वहाँ पे पंजाब सेक्रेटेरिएट के CM सेक्रेटेरिएट के मुलाजमीन के नीचे फिक्टिशियस कंपनीज़, जाली कंपनियाँ जो है जिनके नाम 17 अरब रुपए की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो मुख्तलिफ लोग दे रहे हैं पैसे और करोड़ों की तादाद में वो ट्रांजैक्शन है। वो लोग जिनकी तनख्वाहें 18,000 से 40,000 के दरमियान है, वो लोग सर मैं शहजाद के मालिक हैं और उनके अकाउंटों में कर रहा हूँ। वो हो सकता है ठीक होगा, मैं तो कंटेस्ट कर ही नहीं रहा सर उसको तो मैं हो सकता नहीं है। अर्ज में ये आज इतना कुछ अगर है तो सर फिर पैसे मुझे इससे गर्ज नहीं है कि उन्होंने कितनी चोरी की, मुझे इससे गर्ज यह है कि पैसे कितने वापस लिया आपने। जी आप बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, बड़े वेल इन्फॉर्म्ड हैं और सारा मुल्क का तरीक़ाकार कानून का समझते हैं कि अदालतें और नैब इन दोनों का ये काम है और इन दोनों ने ही उनको सज़ाएं देनी है। इनकी जो भी कैपेसिटी है वो हमने इनहेरिट किया है, ना हमने अदलिया में कोई अभी तक तब्दीली की है या कोई रिफॉर्म किया, ना हमने कोई नैब में कोई तब्दीली की है। लिहाजा मुल्क का निज़ाम है इनहेरिट किया है और उसमें कमियां खामियां हैं कि लोग मुलजमान बच जाते हैं, लेकिन ये तो होश रुबा इंकशाफात हैं। कोई ऐसी मुझे लॉजिक बता दें कि 18,000 का बंदा हो, उसकी तनख्वाह हो और उसके अकाउंट में 10 या 12 करोड़ रुपया आया हो और वो अलेजेडली शहबाज शरीफ साहब की एक कंपनी है जो तो सर इससे होगा CM हाउस से चल रही हो, आप कह रहे हैं और वो मायूसी मिल रही है, TTs के पैसे लग रहे हैं, मायूसी में दे रहे हैं आप, चले ना हमें तो सर होगा क्या? मतलब आप बताते रहे सर। जी जी व्हाट डिफरेंस डज इट मेक सर?
आप बताते रहे बेशक, एक नहीं दिन में 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। जब आप कह रहे हैं अदालतों से कुछ होगा नहीं, नैब कुछ करेगा नहीं, तो फिर फायदा क्या है सब कुछ करने का? इसके 2-3 पहलू हैं। एक पहलू तो ये है कि वो क्या वजह थी कि इस मुल्क के कर्जे पिछले 10 सालों में 6,000 अरब से 30,000 अरब हुए, वो ये वजह थी। वो क्या वजह है कि ये जो लोग नुमाइंदगी का दावा करते हैं, उनका कैरेक्टर क्या है, उनके बारे में। अब ऐसा रुकिएगा, कर्जों की बात आपने की है, बड़ी होशरुबा, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है सर, ये आप भी सुन के माशाल्लाह दिल खुश हो जाएगा सर आपका। खबर जंग की आज की खबर सर ये है कि नून लीग ने 5 सालों में 15,000 अरब कर्जा लिया। आपने माशाल्लाह 1.5-2 साल में 12,000 कर्जा जो है वो अरब कर्जा ले लिया हुआ है। तो सर ये जो जिस स्पीड में वो जा रहे थे उससे डबल स्पीड आपकी अपनी है सर। तो इसके बारे में भी तो छानबीन करें ना कि आपको इतने कर्जे क्यों लेने पड़ रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। अब मुझे आप पाकिस्तानी लगें, हमारी हुकूमत पे दबा की तनकीद करें। अगर ज़रा कोई हमारा वजीर किसी भी करप्शन में इन्वॉल्व है तो हम बिल्कुल कहेंगे उसको अदारों के हवाले करें। ये कर्जों का आपने चक्कर समझना है। जब कर्जा 6,000 था, आप सुन लेना, जब कर्जा 6,000 था तो 6,000 के कर्जे की डेट सर्विसिंग करनी थी। जब वो 12,000 हुआ तो कर्जों की किस्तें और सूद डबल हो गया। जब वो उसके बाद 24,000 हुआ तो उससे डबल हो गया, अब 30,000 है। अब हमें 5 गुना ज्यादा कर्जा लेना पड़ता है उस कर्जे को चलाने के लिए, उसकी किस्तें अदा करने के लिए, उसके सूद के लिए। तो लिहाजा कर्जों का चक्कर ये होता है कि जब आप कर्जा इतना ले लेते हैं फिर आप बेबस हो जाते हैं। अब ये मुल्क की इकॉनमी बेबस हो गई थी इन कर्जों का। लिहाजा मैं पूरी कौम को ये बिल्कुल बांगे दौल कहता हूँ कि हमारा कोई वजीर करप्शन करे, हमारा कोई वजीर नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की नकल करे तो ये उनसे भी बुरा है। लेकिन भाईजान उसके लिए कोई सबूत होता है। ये जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है, ये बैंकिंग ट्रांजैक्शन है सर। मैं भी देता हूँ, ये टीटीज आ रही हैं। एक बंदे का नाम एक बंदे का नाम मंजूर पापड़ वाला है। सुने वो पापड़ का कारोबार करता है, सारी जिंदगी वो अपना जेलम से बाहर नहीं गया, बिन लादेन खान से बाहर नहीं गया, और वो लंदन से उसके अकाउंट से टीटी आ रही है, शहबाज शरीफ साहब के अकाउंट में। इससे बड़ा कोई सवाल है? तो सर ये आप देखें ना, आप अवाम को या टीवी पे क्यों बता रहे हैं? अदालत को कहना कि पकड़ो इनको। एक बात, अगर जरा आगे आइएगा सर, अब जरा आगे आइएगा। आपने कहा ना आपकी हुकूमत के वजीर करप्शन की आपने बात टीवी पे भी बता रहे हैं कि कैसे लोग इस मुल्क को रूल करते रहे, और ये अदालतों को भी बता रहे हैं, नैब को ये सारा रिकॉर्ड सर बहुत के पास पहुंच चुका है। बुरा कहूंगा, आपके साथ मिलकर नारे लगाऊंगा सर। पहले मुझे पैसे चाहिए इनके। सर गुज़िश्ता हुकूमत ने जिन पे आप इल्जाम लगाते हैं, उन्होंने तकरीबन आपके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सर जो आप देते हैं वो है 7,967 रुपए, ये इन्होंने करप्शन की। ठीक है सर। अच्छा, अब आपके ही अपने दिए हुए दादो-शुमार के मुताबिक मैं ये कह रहा हूं कि आपके 2 साल दौर में अब तक 1,000 अरब रुपए की करप्शन हो चुकी है। अब जरा सुनिएगा, ये आपने नहीं की, ये स्कैंडल्स हैं, ये स्कैंडल्स आपके दौर में आगे आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपकी गवर्नमेंट ने की है, ये दौर में आए हैं। अब सर इसमें क्या क्या है सर? इसके अंदर जनाब ये अद्वियात की कीमतें जिनमें 400% इजाफा हुआ, आपने वजीर फारिग किया लेकिन आपने पैसे वापस नहीं लिए। गैस की कीमतों में इजाफा हुआ, आपने बंदा फारिग किया, आपने पैसे वापस नहीं लिए। चीनी का मामला है, आटे का मामला है, अभी तक जो है वो सिर्फ रिपोर्टें आ रही हैं, किया किसी के खिलाफ कुछ नहीं किया। अगर आप समझते हैं कि वो बच के निकल जाते हैं, आईपीपीस की आप देख लें, आप वो समझते हैं वो बच के निकल जाते हैं पुराने दौर के लोग, तो सर आपके अपने दौर में जो करप्शन हो रही है वो तो पकड़ के दिखा देंगे, कम से कम रोक ही लें उसको सर। पहली जो आपने, मैं उल्टा चलता हूँ, सबसे पहले सबसे आखिर में आपने आईपीपीस की बात की, तो आपको बताना है कि आईपीपीस का मसला हमने उठाया है और एक भी आईपीपी का मंसूबा हमारी हुकूमत का नहीं है। लिहाजा ये जो आप कह रहे हैं कि आपके दौर में करप्शन हो रही है, ये उनके दौर में करप्शन हुई थी, हमारे दौर में इंक्वायरी रिपोर्ट आ रही है और आप देखेंगे इंशाअल्लाह चश्मे फलक देखेगी कि यहाँ लोग कैसा एक्सपोज होते हैं। उससे पिछली बात, चीनी का बहरान कम अज़ कम आपकी और मेरी समझ सूझबूझ के मुताबिक 10 दफ़ा आया। पहली दफ़ा इंक्वायरी रिपोर्ट आई और फोरेंसिक रिपोर्ट आ रही है, सूबों का वज़ीर आला पेश हो रहे हैं, वज़ीर ख़जाना पेश हो रहे हैं, और एक हाई पावर्ड कमीशन जो है उसकी इंक्वायरी कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। अब साहब आपका वक्त है, एक वक्फा लेंगे यहाँ। अब वक्फे के बाद बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब कहीं सियासी मंजरनामे से गायब तो नहीं हो गए, कहीं वो ला ताल्लुक तो नहीं हो चुके इस वक्फे के बाद। नाज़रीन, एक ऐसी जमात जिसको ताकतवर एस्टैब्लिशमेंट के फंदे ना फांस सके, जो बदतरीन हालात में भी करोड़ों वोट लेकर खड़ी रही,
जिसने तमाम तर केसेस और सियासी मुखालफत के बावजूद भी अपना वजूद बरकरार रखा। लेकिन वही जमात आज अपने ही लीडर के हाथों जख्म आलूद है। अपने ही सदर के रवैये की वजह से अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नवाज सियासी मंजरनामे से गायब होती जा रही है। कौमी मामलात से लेकर अवामी इशूज तक मुस्लिम लीग नवाज किसी भी मसले पर अपनी अहमियत मनवाने में नाकाम नजर आती। पीटीआई हुकूमत ने महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंची, डॉलर 160 रुपए की रिकॉर्ड सतह पर आ गया, जीडीपी को तारीखी धचका पहुंचा, आटा और चीनी स्कैंडल की आड़ में अवाम की जेब से अरबों रुपए निकलवा लिए गए, यानी मुल्क में माशी तबाही का अलार्म बज रहा है। अवाम की चीखें निकल रही हैं, लेकिन अवाम को अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात का साथ हासिल नहीं है और यह रवैया आज भी बदस्तूर जारी है। इस वक्त मुल्क को एक खौफनाक वबा का सामना है और कोरोना की सूरत हाल पर कौमी असम्बली का अहम तरीन इजलास जारी है और नून लीग के सदर और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ गायब है और ऐसा लग रहा है कि पूरी नून लीग ही सियासी मंजरनामे से गायब है। शहबाज शरीफ की खामोशी ने नून लीग को हुकूमत के लिए भी गैर अहम बना दिया और पीटीआई हुकूमत को सिर्फ पीपल्स पार्टी की अपोजिशन का सामना है। शहबाज शरीफ की इस गैर अवामी सियासत से माजी में भी पार्टी को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचता रहा है। तकरीबन नाजरीन 2 साल पहले जब पार्टी कायद को नाअहल करार दिया जा चुका था, मुल्क में इलेक्शन के दिन थे, तब भी शहबाज शरीफ इन कुव्वतों के साथ हुकूमत बनाने की डील में मसरूफ थे जिन पर उनकी पार्टी अपने खिलाफ मुकदमात का जिम्मेदार समझती थी। शहबाज शरीफ के किरदार पर इस वक्त भी सवाल उठे थे जब 13 जुलाई को 2018 नवाज शरीफ और मरियम नवाज कैद भुगतने के लिए वतन वापस आ रहे थे, तो शहबाज शरीफ जो है वो गुड कॉप बनने के चक्कर में उनके इस्तकबाल के लिए एयरपोर्ट तक नहीं पहुंच सके थे। और नाजरीन इसके बाद शहबाज शरीफ के मसालती बयानिए और गुड कॉप और बैड कॉप के खेल ने न सिर्फ उनकी अपनी सियासत को ख़राब किया बल्कि पार्टी को भी सख्त नुकसान पहुंचाया और इसी पॉलिसी के हाथों उन्होंने अपने दोस्तों को भी नाराज़ किया। मौलाना फजलुर रहमान के धरने के मौका पर भी जब नून लीग कायद समेत लीगी कारकुन भी मौलाना का साथ चलना चाहते थे, यहाँ भी शहबाज शरीफ का बयानिया गायब नजर आया और यकीन दहानियों के बावजूद मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से आज़ादी मार्च में सिर्फ अलामती शिरकत ही की गई और मौलाना फजलुर रहमान की नाराज़गी की भी परवाह न की गई। लेकिन सारी मसलिहतों और बयानियों के तजादात के बावजूद शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान में एक बात मुश्तरक और वो ये है कि शरीफ ख़ानदान पार्टी पर अपनी गिरफ्त पर कोई समझौता नहीं करता। शाहिद खाकान अब्बासी का केस ही देख लेते हैं। वो LNG स्कैंडल में तकरीबन 7 माह गिरफ्तार रहे, लेकिन वो हमेशा जमानत की दरख्वास्त देने से इनकार करते रहे। उनके इस मौक़िफ़ ने उनकी अवामी मकबूलियत में इजाफा किया, जिससे क़यादत परेशान हुई और रवां बरस जनवरी के आखिर में इन्हें हिदायत दी गई कि वो ज़मानत की दरख्वास्त दायर करें, जिसके 1 महीने बाद वो कैद से रिहा हो गए। लेकिन उनकी रिहाई के बाद जो क़यादत है उसको एक और परेशानी लाहक हो गई, वो ये कि रिहाई के फ़ौरन बाद शाहिद खाकान अब्बासी ने मुल्क की राब्ता मुहिम शुरू कर दी। एहसन इकबाल पार्टी पर गिरफ्त कमज़ोर होती देखकर तवील अरसे से खामोश मरियम नवाज को मंजर आम पर आना पड़ा और वो 12 मार्च को अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए शाहिद खाकान और एहसन इकबाल के घर गई। नाज़रीन यही नहीं, इसके 10 रोज़ बाद ही शहबाज शरीफ भी पार्टी को एतमाद में लेने लंदन से वतन वापस पहुंच गए। शरीफ खानदान पार्टी पर अपना तसल्लुत बरकरार रखना चाहता है और ये बात पार्टी के दीगर रहनुमा भी अच्छी तरह जानते हैं। इस हवाले से 1.5 माह कबल ख्वाजा साद रफीक से सवाल हुआ, जवाब देने से ही इनकार कर दिया था। नाज़रीन ये तकलीफ मुलाजा करें जो ख्वाजा साद रफीक के ज़बान उनके लहजे में थी, जवाब देने से ही इनकार कर दिया। नाज़रीन पार्टी पर कंट्रोल में कोई हर्ज नहीं, कोई बात नहीं अगर शहबाज शरीफ पार्टी पर अपनी गिरफ्त मजबूत रखना चाहते हैं, लेकिन अवामी इशूज से हटकर की जाने वाली सियासत पार्टी के लिए जहरे कातिल होती है। और यही वजह है नाज़रीन कि मुस्लिम लीग नवाज की मकबूलियत का ग्राफ नीचे आ रहा है। 2008 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नवाज ने कौमी असम्बली के लिए 68 लाख वोट लिए थे, जो 2013 में दुगने से भी बढ़कर 1 करोड़ 48 लाख तक जा पहुंचे थे। और इसकी वजह थी अवामी सियासत, अवामी इशूज़ की सियासत, जो मियां नवाज शरीफ ने भरपूर तरीके से की थी। लेकिन फिर 2018 में नून लीग के वोटों में 20 लाख की कमी हुई और अब नून लीग और शहबाज शरीफ की यही खामोशी बरकरार रही तो इसका नुकसान नाकाबिले तलाफी नुकसान हो सकता है। नून लीग की यह पॉलिसी क्यों है, इस पर बात करेंगे। हमारे हैं लीगी रहनुमा जनाब राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया साहब आपके वक्त का। सर, सियासी मंजरनामे पर जो हलचल हुई मैंने आपके सामने रख दी, आपको बता दिया। शहबाज शरीफ क्यों गायब,
नून लीग क्यों गायब है? मतलब शहबाज शरीफ साहब के मंजरनामे से गायब होने से नून लीग गायब लगती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा पीपल्स पार्टी पर तनकीद करते हैं, आप पर नहीं करते। वो तो आपको इतना बेजरर समझते हैं सर। देखें, मैं आपकी इस प्रपोजिशन के जवाब में ये अर्ज करूंगा कि शायद आपकी नज़र से ये चीज़ें नहीं गुजरी। अगर ऐसा है जिस तरह से आपने जो है वो बात की है, तो आप मुझे ये बताएं कि कल से आज तक मैं आपको वो इवेंट्स बता देता हूं कि जिसमें जो है वो हुकूमत और हुकूमत के मुतल्लिका अदारे जो हुकूमती और चीफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के तकब्बर को, नफरत को और इंतकाम की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं। आज शाद खाकान अब्बासी साहब को कल नैब तलबी का नोटिस जारी हुआ है। इससे पहले 2 मौक़ों के ऊपर जबकि कोरोना वायरस की एमरजेंसी डिक्लेयर है, नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर है, इसके बावजूद मियां शहबाज शरीफ को बार बार जो है वो नैब में जो है वो तलबी होती रही और बिलाखिर जो है उन्हें इन्हीं दिनों में जबकि लॉकडाउन था उन्हें वहाँ पे जो है वो जाना पड़ा। इसी दौरान आज जो शहजाद अकबर साहब हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठ के अपोजिशन के ख़िलाफ़ जो है वो तमाम अदारों को इस्तेमाल करने के लिए कोऑर्डिनेशन करें, FIA को, एंटी करप्शन को, दूसरे अदारों को, नैब को। आज उन्होंने को मेरा ख्याल है कि कोई 1.5 घंटा जो है उनसे जो भी जो है वो प्रोपेगेंडा हो सका, जो उनसे बदअखलाकी हो सकी, वो उन्होंने जो है वो टीवी पे बैठ के की है। किसके खिलाफ की है? PMLN के खिलाफ। किसके खिलाफ की है? मियां शहबाज शरीफ के खिलाफ। तो अगर ये बात आपकी दुरुस्त है कि उन्हें अब जो है वो हम नजर नहीं आ रहे, तो फिर ये इतनी उनको मुसीबत क्यों पड़ी हुई है कि वो नैब को भी हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, वो मीडिया को भी हमारे खिलाफ जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। पूरे मीडिया को जो है वो बाकायदा इंस्ट्रक्शन जारी हैं कि खबरदार अगर जो है वो PMLN के हवाले से जो है वो कोई उनका बयान या कोई उनकी बात जो है वो हुकूमत के खिलाफ उसको जो है वो कवरेज दी गई। तो ये सारा कुछ जो है ये, और बावजूद इसके कि नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर है, तो इसके बावजूद जो है वो PMLN के ऊपर इतनी ख़ास मेहरबानियाँ हैं। तो इसको अगर आप कम समझ रहे हैं तो फिर मेरा ख्याल है कि जो उनका ईद के बाद प्रोग्राम है हमारे 4-5 लोगों को गिरफ्तार करने का, तो मेरा ख्याल है कि उससे फिर आपकी तसल्ली हो जाएगी। नहीं सर, ये प्रोग्राम इनका बड़ा पुराना है। इस बात से आप भी आगाह हैं, इस बात से हम भी आगाह हैं, इसमें कोई शक नहीं। और ये जो मेहरबानियां आप पर हो रही हैं सर, ये आपकी नहीं है, बड़े अरसे से ये मेहरबानियां की जा रही हैं आप पे। लेकिन सर मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि ये तो वो मामलात थे जो जाती सतह पर हैं, लेकिन सर सियासी सतह पर हमने ये देखते हैं कि कोरोना की सूरत हाल पे नहीं जाती सतह पे कैसे पॉलिसी पर। अच्छा मैं सवाल मेरा पूरा सुने सर, फिर आप इसका मुकम्मल जवाब दीजिएगा, मैं टोकूंगा नहीं आपको सर। जी सिर्फ सवाल मेरा ले लीजिएगा राणा साहब। अर्ज मेरी ये है कि इन 2 सालों में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने 12,000 रुपए कर्ज ले लिया। आपके 5 साल से भी ज्यादा कर्ज इन्होंने ले लिया हुआ अब तक। इन्होंने जो है वो क्या कहते हैं, जो कोरोना की पूरी सूरत हाल है उसको मिस हैंडल किया, उस पर पूरी दुनिया ने तनकीद की। महंगाई बढ़ी और बढ़ती जा रही है, इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो गया सर। इसके साथ साथ अद्वियात की कीमतें वापस नहीं दे सके, 400% बढ़ा चुके, सब कुछ किया इन्होंने। इस पूरी सूरत हाल में राणा साहब हम देखें कि सियासी रेजिस्टेंस जो इनको आनी चाहिए थी ताकि इनके कदम रुक जाते, सर वो नजर नहीं आ रही थी। नहीं देखें, मामला ये है कि देखिए आपने बात की कि ये जाती नहीं, देखें इनमें कोई मामला भी जाती नहीं। आप मुझे ये बताएं कि हम में से किसी की भी, इवन मियां शहबाज शरीफ की या हमारी, कोई इनके साथ जाती कोई, आप मुझे ये बताएं कि मेरा इनके साथ जाती झगड़ा क्या था? जो 22 करोड़ रुपए की 15 किलो हीरोइन जो है वो उन्होंने गोदाम से निकाल के मेरे ऊपर डाल दी, जिसकी कैपिटल पनिशमेंट है। तो आप मुझे बताएं कि अब भी ये कहा जाए कि ये को हमारे साथ इनका कुछ जाती अदावत है? यानी हमारी तो इनके साथ कोई जाती अदावत नहीं। बस बात सिर्फ ये है कि ये सियासी तौर पे हमारा वजूद जो है वो बर्दाश्त नहीं करते, ये सियासी तौर पे हमारी तनकीद, हमारी गुफ्तगू जो है वो बर्दाश्त नहीं करते। वो इनको जो है वो
जो है वो बहुत नागवार गुजरती है। अब आप देखें कि जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की, देखें वो तो बातें दुरुस्त हैं कि हमने 10,000 अरब का कर्जा लिया 5 सालों में, इससे पहले 8,000 का लिया कर्जा पीपल्स पार्टी ने 5 सालों में, जिसको ये कहते थे कि जी बताएं कहाँ लगे। इनको मोटरवेज नज़र नहीं आ रही थी, इनको बिजली के जो है वो कारखाने नज़र नहीं आ रहे थे, इनको लोड शेडिंग का खात्मा नज़र नहीं आ रहा था, इनको जो है वो मेट्रोज नज़र नहीं आ रही थी, लेकिन ये कह रहे थे कि जी कहाँ लगे हैं, ये खा गए हैं, आपने कर्जे जो हैं वो खा लिए हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि वो तो इनको नज़र नहीं आ रहे थे, अब इन्होंने 12,000 अरब जो है वो कर्जा ले लिया है सिर्फ 1.5 साल में। तो वो अपनी जगह पे मौजूद है। जो इन्होंने आटे चीनी में 200 अरब रुपए का डाका आम आदमी की जेब पे डाला है इमरान खान ने अपनी एटीएम्स के थ्रू, वो जो है वो अपनी जगह पे। इसी तरह से जो इन्होंने मेडिसिन में जो है वो आम आदमी के साथ जुल्म किया, 2 अरब रुपए का की रिश्वत जो है वो सारी दुनिया जानती है। इस्लामाबाद में आप किसी जगह पे बैठे कि फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने पैसे इकट्ठे किए, जिन लोगों ने इकट्ठे किए वो भी मौजूद हैं, जिसको दिए वो भी मौजूद है। क्या एक्शन हुआ? इसी तरह से बीआरटी पेशावर पे क्या एक्शन हुआ? 121 अरब रुपया कौम का डबोया गया है। सोनामी ट्रीज के ऊपर क्या एक्शन हुआ? ये सारी चीजें अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस वक्त कौम, इस वक्त लोग, वो आदमी जो टीवी के सामने परेशान बैठा है, जिसके घर में खाने को नहीं है, जिसकी दुकान बंद है, जिसकी मजदूरी बंद है, जो परेशान बैठा है, वो ये बातें नहीं सुननी चाहता। वो शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंटरेस्टेड नहीं है। वो ये सुनना चाहता है कि कोरोना वायरस को किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है। वो ये सुनना चाहता है कि कोरोना वायरस से कब जान छूटेगी और कब जो है वो मेरा कारोबार बहाल होगा। वो आज भी इस बात पे परेशान है कि मुझे दुकान खोलने की इजाज़त दे दी है, लेकिन पुलिस जो है वो वहाँ पे उसको इख्तियार ये दे दिया गया है कि इतने बजे बंद कराओ, इतने बजे खोलने दो, इससे पहले खोलने न दो, और उसके जो है वो सिले में ये जो उसे रिश्वत देनी पड़ती है। जिक्र कर रही इस वक्त जितनी आम आदमी की बुरी हालत नहीं है, तो वो आम आदमी जो है कोई इनकार नहीं, वो ये चीजें जो आप बात कर रहे हैं वो कौमी मसले हैं, लेकिन आम आदमी जो है वो इससे अब कोरोना के अलावा कोई और बात सुनने को इंटरेस्टेड नहीं है। डॉक्टर साहब, मैं एग्जैक्टली इसी नुक्ते पे आ रहा था। ये जो इतने अहम बड़े कौमी मसले, अब हमने माजी में देखिए, माजी का मेरा, चूंकि आज बात शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हो रही है, माजी के शहबाज शरीफ को जब मैं देखता हूं तो जब एक दौर में लोड शेडिंग अपने अरूज पे पहुंच चुकी थी तो मैंने शहबाज शरीफ साहब को मीनारे पाकिस्तान के बाहर उस कैंप में पंखा चलते देखा था। मैंने नून लीग को रोड पे देखा था, क्योंकि उस वक्त महंगाई पहुंच चुकी थी अपने अरूज पे और नून लीग एहतजाज कर रही थी। सर, आज उससे ज्यादा हो रहा है। आपने भी कहा महंगाई उससे ज्यादा है, करप्शन बहुत ज्यादा हो रही है। तो आज मुझे नून लीग के या शहबाज शरीफ साहब की जो सियासत है वो लैपटॉप या ट्वीट से आगे नजर नहीं आ रही। आज मुझे शहबाज शरीफ रोड पर नजर नहीं आ रहे, आज मुझे नून लीग रोड पर नजर नहीं आ रही। सर, इसकी वजह जानना चाह रहा हूं। नहीं, देखें अली, बात ये है कि अब हम किस तरह से लोगों को कहें कि जी हम फलां वक्त जो है वो एक रैली का एहतमाम कर रहे हैं, एहतजाजी रैली का, या फलां वक्त जो है वो हम, मैं आज की बात नहीं कर रहा, कोरोना की बात नहीं कर रहा, ये 1-2 महीने पहले की बात कर रहा हूँ, तब भी ऐसा हो सकता था। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। हमारे प्रोग्राम का वक्त यहाँ पर खत्म हो जाता है, दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।